नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान का एक प्रमुख टॉपिक है जो कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित है, जो कि है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये क्या होता है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में, ठीक है, आप इस बात को जानते हैं कि भारतीय संविधान में भाग चार, भारतीय संविधान के भाग चार क में, ठीक है, भाग चार क में जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। असल में आप जानते हैं कि, थोड़ा सा इसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, चूंकि आप जानते हैं, देखिए इसे बाद में जोड़ा गया है, इसे मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है। आपके संविधान में अभी आपने देखा, हमने पिछले क्लास में बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भाग चार में है, तो इसे भाग चार क में जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 51 क। ठीक है, इसको अलग से जो है, इसको आप देखेंगे, इसको अलग से जो है सरकार अलग से जो है इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर वर्ष 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है, संशोधन द्वारा इसमें 10 मूल कर्तव्य था, लेकिन वर्तमान में इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। अब बात आता है कि मूल कर्तव्य क्या है, इसे भी जान लेते हैं। तो देखिए, मूल कर्तव्य क्या है ना, इसे आप एक नज़र जान लीजिए। ये मूल कर्तव्यों की सूची, जैसे संविधान का पालन करें, क्योंकि देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, उस संविधान की सारी व्यवस्थाएं हैं, और उसी व्यवस्थाओं के अनुरूप संविधान का संचालन भी होता है। ये भी आप जानते हैं कि देश में एक व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुसार संविधान का संचालन भी होता है। ठीक है, तो क्या है कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, यह है व्यवस्था इसमें कि उसके संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का, संविधान का, उसका पालन करे, आदर करे, सम्मान करे। यह कर्तव्य है किसका? नागरिकों का एवं व्यक्तियों का भी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ठीक है, की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, अलग हो। ठीक है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके साथ साथ हमारी समृद्ध संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारी प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, आदि की रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। ठीक है, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथास्थिति अपने बच्चों को अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करे। ये क्या है? कर्तव्य है। ठीक है, तो इसे हम मौलिक कर्तव्य में जानते हैं। ठीक है, आपको हमने बताया मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम 1976 में जोड़ा गया। ये इस बात को आपको हमने बता दिया। ठीक है,
मूल कर्तव्यों की जो विशेषता है वो क्या है, इसे भी जान लीजिए। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। ये बात, ये बेसिक डिफरेंस है कि जो मौलिक कर्तव्य है जो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, जो इस समय रसिया है, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। मूल कर्तव्य न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि जस्टिकेबल है, इससे न्याय मिल जाएगा, ना ही वाद योग्य भी नहीं है, ठीक है। हालांकि संसद उपयुक्त कानून के माध्यम से इन्हें लागू कर सकती है। हालांकि जो है संसद उपयुक्त कानून के माध्यम से इसे लागू कर सकता है, ठीक है। ये हो गया मूल कर्तव्य के बारे में। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है संविधान की मूल संरचना, जो बेहद चर्चा में हमेशा रहता है। तो संविधान की मूल संरचना सिद्धांत क्या है, इसे भी जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, आप देखते हैं कि आर्टिकल 21 का इतना ज़्यादा एक्सपेंशन कर दिया गया कि हमेशा जब भी विधायिका या कार्यपालिका कोई ऐसी नियम या विधि बनाता है मिल करके जो फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है, तो सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर की बात हमेशा करता है। तो इस प्रकार जो है संविधान की जो मूल संरचना है, ये क्या होता है इसे जान लेते हैं। उन बुनियादी और आंतरिक मूल्यों को समाहित करता है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भारतीय संविधान की आधारशिला है, बेड रॉक है, एक तरीके से आधारशिला, बेस है, ठीक है। इसका निर्माण करते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का भी एक विचारधारा है, ठीक है। आप बहुत सारा वाद पढ़ेंगे, केशवानंदवाद पढ़ेंगे केरलवाद में, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास संशोधन की शक्ति तो है संविधान में, ठीक है, पावर है कि ये जो है कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट है। लेकिन ये आप जान लीजिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। आधारभूत ढांचा की अवधारणा न्यायपालिका द्वारा इस अवधारणा का विकास किया गया है कि संविधान के तहत परिभाषित नहीं है। उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा इसका परिभाषा नहीं दी गई है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय आधारभूत ढांचा के तत्वों का वर्णन करता है। ऐसा नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर का अलग से कोई परिभाषा दिया, ऐसी बात नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर का वर्णन जो है उच्चतम न्यायालय के विभिन्न जब डिसीजन आते हैं उसमें हमेशा जो है डिसीजन पे ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है, ठीक है। जैसे इसकी कुछ कैसे इसके विकास हुआ है, अगर आप बेसिक क्रम देखेंगे तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का मामला था। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की विकास का एक क्रम का बात करें तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में इस मामले में देखा गया कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस मामले में प्रथम संविधान संशोधन 1951 को चुनौती दी गई थी। जो 1951 का संपत्ति से संबंधित, जो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित तमाम सारी चीज़ों पे, प्रथाओं पे कानून बनाया गया, तो इस मामले में प्रथम चुनौती दी गई। प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार, ठीक है, पर अंकुश लगाया गया। उस समय यह मूल अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 में केवल सामान्य विधि या कानून शामिल है, ना कि संविधान संशोधन। इसलिए फंडामेंटल राइट को संशोधित करने वाले संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं हो सकते, ठीक है, ये बात बताया गया। फिर ऐसे आप देखेंगे गोलकनाथ मामला 1967, गोलकनाथ मामला देखेंगे तो इस मामले में 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। 17वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का क्या विचारधारा है? मूल अधिकार अपरिवर्तनीय व अहस्तांतरणीय है। इसमें गोलकनाथ मामला में बताया है सुप्रीम कोर्ट अहस्तांतरणीय है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। गोलकनाथ मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है।
संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत आता है, इसलिए मूल अधिकारों में संशोधन करने वाला संविधान संशोधन भी शून्य होगा। तो धीरे धीरे क्रम सुप्रीम कोर्ट ये बताते जा रहा है कि ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है गोलकनाथ मामला में कि आप फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे आप देखेंगे तो गोलकनाथ मामले पर संसद की प्रतिक्रिया क्या हुआ था। फिर संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 इसे गोलकनाथ मामले के निर्णय के अप्रभावी करने हेतु लाया गया था। संसद किसी भी मूल अधिकार में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। इसे जब लाया गया, संसद उसमें संशोधन कर सकती है और यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आएगा। इस संसद ने गोलकनाथ मामले पर अपनी प्रभाविता को व्यक्त करने के लिए सरकार ने ऐसा काम किया। फिर पुनः आप देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद आया था केशवानंद भारती बनाम, जो केरल मामला था। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती मामले में संसद ने गोलकनाथ मामले के निर्णय को उलट दिया और 24वें संविधान संशोधन को वैध माना। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में संसद ने गोलकनाथ मामले के निर्णय को उलट दिया और 24वें संशोधन को, जो 24वां संशोधन है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचा की अवधारणा का प्रतिपादन वस्तुतः यहीं से किया गया। अगर मैं बात करूं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की शुरुआत तो यहीं से हुआ है। ठीक है, संसद भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, किंतु ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि संविधान का आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए। ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात है। ठीक है, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि आधारभूत ढांचा के तत्व कौन कौन से हैं बेसिक स्ट्रक्चर के। देखिए, आधारभूत ढांचा का मतलब क्या? संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। पहली बात, संविधान की सर्वोच्चता, संप्रभुता, जो डिसीजन लेने की शक्ति है, हम भारत के लोग, संप्रभुता को बनाए रखना। ठीक है, लोकतंत्र को बनाए रखना, पंथ निरपेक्षता को बनाए रखना, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी बनाए रखना, ये भी आधारभूत ढांचा है। संघीय व्यवस्था, एकता और अखंडता को बनाए रखना, कल्याणकारी राज्य, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा को भी बनाए रखना, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है, संसदीय प्रणाली भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। विधि का शासन भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो ये रहा मुख्य रूप से मौलिक कर्तव्य।